हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित कुमार मिश्रा आपके बायोलॉजी का जो सेशन है उसको मैं कंटिन्यू करने आया हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जो हमारे पाचन अंग होते हैं उनको दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है मेजर ऑर्गन्स, मुख्य अंग, और दूसरा होता है एक्सेसरी ऑर्गन। ये है मुख्य अंग और दूसरा है एक्सेसरी ऑर्गन, जिसको बोलते हैं सहायक अंग। भोजन इसके थ्रू पास नहीं होता है, लेकिन ये भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो मुख्य अंग कौन कौन हो गए? माउथ हो गया, मुंह हो गया, इसोफेगस, ग्रास नली, स्टोमक उदर, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद लीवर, यकृत, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ये सब हम लोग देख चुके थे। आगे 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 देखते हैं। मानव पाचन तंत्र क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। जो जटिल भोजन के पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हम जटिल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लेते हैं, उनका सरल रूप में रूपांतरण एंजाइम की उपस्थिति में क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और उस पाचित भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है रक्त के द्वारा। ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट। दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, पाचन तंत्र के, ये मेजर ऑर्गन और एक्सेसरी ऑर्गन। सो मेजर ऑर्गन में हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। तो सबसे पहला है मुंह। जो मुंह होता है, हमारा मुख गुहा होता है, उसको बकल कैविटी भी कहते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। पूछे कि पाचन तंत्र का सबसे पहला पार्ट क्या है, तो हमारा मुंह है। द एंट्री पॉइंट ऑफ फूड, यहीं से भोजन को हम क्या करते हैं? अंतर ग्रहण करते हैं, भोजन को लेते हैं, इंजेशन करते हैं। स्ट्रक्चर इन द माउथ दैट एड्स डाइजेशन। माउथ के अंदर, मुंह के अंदर बहुत सारी ऐसी संरचना पाई जाती हैं जो पाचन में सहायता करती है। उसमें से सबसे पहला क्या है? टिथ, दांत। दांत का काम है कट करना, टीयरिंग करना, चीर फाड़ करना, क्रश करना, उसको ग्राइंडिंग करना इत्यादि। भोजन जब हमारे मुख गुहा में आता है तो दांतों का काम है चीड़ फाड़ करना और उसको ग्राइंडिंग करना। और दांतों में पाए जाते हैं सलेवरी ग्लैंड। क्या पाए जाते हैं? लार ग्रंथि, सलेवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि का क्या काम है? प्रोड्यूसेस एंड सेक्रीट सलीवा इनटू द ओरल कैविटी। जो हमारे बकल कैविटी, जिसको ओरल कैविटी भी कहते हैं, उसमें ये लार का उत्पादन करते हैं। ठीक है। प्रोड्यूसेस एंड सेक्रीट सलीवा, लार का उत्पादन करते हैं। सलाइवा क्या होता है? तो मॉइस्टेंस द फूड, भोजन को प्लपी बनाता है, मॉइस्टेंस बनाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है टाइलिन और सलेवरी एमाइलेज। ठीक है। जो लार होते हैं हमारे, लार का उत्पादन कौन करता है? सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि करती है। लार ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? मुख गुहा में पाया जाता है। और लार में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होता है टाइलिन, और जिसको हम सलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं। बिगिंस डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू स्मॉलर पॉलीसेकेराइड। और टाइलिन या सलेवरी एमाइलेज का मुख्य कार्य क्या है? एकमात्र कार्य है स्टार्च को पचाना। पूर्ण पाचन नहीं कर पाता है, लेकिन स्टार्च को पॉलीसेकेराइड्स में तोड़ देता है। तो इसके कार्य क्या क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन, जैसे तित जो है वो क्या करेगा? तोड़ेगा, चीरेगा, फाड़ेगा। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ फास्टर केमिकल डाइजेशन। रासायनिक रूप से ज़्यादा से ज़्यादा पाचन हो सके उसके लिए वो क्या करता है? जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देता है। तो हमारे मुंह का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। 7 है, इसका मतलब क्या है? स्लाइटली एसिडिक है। 7 से नीचे एसिड होता है, 7 से ऊपर बेस होता है। तो ये क्या है? स्लाइटली एसिडिक है। अब जो है मुख गुहा के बाद क्या आता है? आपका इसोफेगस आता है। सो द इसोफेगस क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली क्या है? अ ट्यूब कनेक्टिंग द माउथ टू द स्टोमक। देख सकते हैं माउथ से जो स्टोमक को कनेक्ट करने वाला जो ट्यूब है, ये ट्यूब को हम क्या कहते हैं? ग्रास नली या इसोफेगस कहते हैं। रनिंग थ्रू द थोरेसिक कैविटी, हमारे थोरेसिक कैविटी में ये पाए जाते हैं। आप किसी भी मानव शरीर का जब विभाजन करते हैं हम एनाटॉमिकली, तो 3 पार्ट में विभाजित करते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो ये थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं, गले से लेकर यहाँ तक। ठीक है। लोकेशन कहाँ पाए जाते हैं? लाइज बिहाइंड विंड पाइप ट्रैकिया। आपको पता है कि जो हमारे लैरिंग्स होते हैं, फैरिंग्स, यहाँ पर जो गले में फैरिंग्स होता है, ये दोनों के लिए
ओपनिंग होता है इसमें। एक तो जब नाक से हम सांस लेंगे तो फेरिंग्स होते हुए ही कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और जब भोजन लेते हैं तो भी ये क्या होता है, मुख गुहा के होते हुए फेरिंग्स से ही जाता है। तो आप देखेंगे कि जब हम भोजन करते हैं तो सांस नहीं ले पाते, और सांस लेते हैं तो भोजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो फेरिंग्स में जो गार्ड होता है एपिग्लॉटिस, वो गार्ड करता है फेरिंग्स कि वन वे पैसेज ही हो पाए, अर्थात एक बार में अगर सांसें जा रही हैं तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ही जाएगा, या भोजन जा रहा है तो केवल भोजन ही जाएगा। तो जब भोजन जाएगा तो विंड पाइप ट्रैकिया वाले को बंद कर देगा, और अगर सांस ले रहे हैं तो आपके ईसोफेगस में जो जा रहा है उसको रोक देगा। लाइज बिहाइंड विंड पाइप ट्रैकिया, ट्रैकिया को ही हम विंड पाइप कहते हैं, हम लोग श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। द ट्रैकिया हैज एन एपिग्लॉटिस, मैंने बोला एपिग्लॉटिस होता है, प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम इंटरिंग द विंड पाइप। एपिग्लॉटिस क्या करते हैं, गार्ड करते हैं कि भोजन कहीं ट्रैकिया में ना चला जाए। कभी कभी देखिएगा खाते समय हम सांस लेने की कोशिश करते हैं तो भोजन हमारा ट्रैकिया में, विंड पाइप पे चला जाता है, और तब हमें खांसी आती है, और खांसी के बाद उसको बाहर किया जाता है। मूविंग द फूड टू द ईसोफेगस व्हाइल स्वेलोइंग, स्वेलोइंग मतलब होता है जो भोजन चबा के हम, जिसको बोलते हैं ना कि घोंट जाना, घोटना को बोलते हैं स्वेलिंग। तो मूविंग द फूड टू द ईसोफेगस, एपिग्लॉटिस क्या करता है, फूड को, भोजन को कहाँ भेजेगा, ईसोफेगस में या ग्रास नली में। तो ग्रास नली में जो भोजन गुजरता है, वो भोजन गुजरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेरिस्टालसिस या क्रमणकुंचन। तो क्रमणकुंचन क्या होता है, सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस। इनवॉलेंट्री का मतलब हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल कहाँ तक है, बस भोजन को ग्रास नली तक पहुँचने में। ग्रास नली में भोजन जैसे पहुँचेगा हमारा कंट्रोल खत्म, और जिस भी पार्ट पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। ठीक है, अब ये भोजन पहुंच गया कहाँ, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में पहुंचे हुए भोजन को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है, अब ये जैसे पहुंचता है यहां पर, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो देखिए यहां जैसे जैसे भोजन गुजरेगा वैसे वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा, और आगे वाले को फिर आगे में पहुंचेगा, आगे वाले को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं वेब ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। अर्थात ये क्या है, ईसोफेगस एक पाइप है, पाइप से जब भोजन गुजरता है तो जहां पर गुजरेगा वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह का वेब ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, या हिंदी में कहते हैं क्रमणकुंचन। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो भोजन ग्रास नली से होकर गुजरता है, किस प्रक्रिया से गुजरता है, उसकी गति को क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट या क्रमणकुंचन गति के कारण भोजन ग्रास नली में गुजरता है। ग्रास नली का विशेष कोई फंक्शन नहीं है, कोई योगदान नहीं है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। इसका एकमात्र कार्य है क्या, भोजन को मुख गुहा से लेकर स्टोमक तक पहुंचाना। लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस सिक्रेट म्यूकस, म्यूकस क्या करते हैं, बैक्टीरिया इत्यादि से हमें रक्षा करते हैं। लुब्रिकेटिंग का काम है टू सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ फूड, इनका एकमात्र कार्य है मूवमेंट, फूड का जो मूवमेंट है उसको कहाँ पहुंचा देना, स्टोमक तक पहुंचा देना। इसके बाद आता है ईसोफेगियल स्फिंक्टर। ये देखिए ये है ईसोफेगस, और यहां पर लगा होता है स्फिंक्टर। ये आपका स्टोमक है, ये क्या है, स्टोमक है, उदर है, क्या है, उदर है, स्टोमक है। अब ईसोफेगस यहां पर आके उदर पे खुल रहा है, जहां पर ये खुलता है वहां पर भी एपिग्लॉटिस के तरह एक गार्ड होता है, इस गार्ड को हम बोलते हैं स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर क्या करता है, तो ये स्फिंक्टर में वन वे मूवमेंट कराता है ये, अर्थात एक बार भोजन अगर स्टोमक में आ जाए तो ये रिवर्ट बैक नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या लगे होते हैं, स्फिंक्टर लगे होते हैं। देख लीजिए, इसी को बोलते हैं ईसोफेगियल स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये है आपका हमारा जो उदर है, स्टोमक है। स्टोमक की संरचना कैसी है, इन्वर्टेड सी की तरह है, और ये स्टोमक जाकर कहाँ खुलता है, छोटी आंत का, छोटी आंत का ड्यूडेनम में। तो छोटी आंत का 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो ड्यूडेनम में आकर ये खुलता है। तो देखिए क्या है, बोलस, जो भोजन हमने बताया कि अब भोजन को हम क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। बोलस रीचेज द स्टोमक, पहुंच जाता है स्टोमक में, मस्ट पास थ्रू अ मस्कुलर रेंज्ड वाल्व कॉल्ड द ईसोफेगियल स्फिंक्टर। इसी को हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं।
तो हमारे स्टोमक का, उदर का क्या योगदान है? प्रिवेंट स्टोमक एसिड्स फ्रॉम बैक फ्लोइंग। इसमें क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वापस हमारे इसोफेगस के थ्रू बाहर ना आ जाए, इसीलिए ये वन वे मूवमेंट कराने के लिए इसमें क्या होते हैं? स्फिंक्टर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां पर एक चीज डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ। तो यहां जो हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं, दांत की कुछ प्रॉपर्टी होती है मानव दांत की। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए ये ऊपर का जबड़ा है और ये नीचे का जबड़ा है। इसको हम लोग एक टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं डेंटल फार्मूला। क्या बोलते हैं? डेंटल फार्मूला, या इसको हम बोलते हैं दंत सूत्र। दंत सूत्र कहते हैं। आपको पता है कि मानव में कितने दांत होते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। तो 16 ऊपर पाया जाएगा और 16 नीचे के जबड़े में पाया जाएगा। मैं लिख देता हूं, अपर जॉ, ऊपर का जबड़ा, और इसको बोलते हैं लोअर जॉ, नीचे का जबड़ा। अब इसको भी डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 दांत इधर, 8 दांत इधर। ठीक है, तो क्या होते हैं ये? हमारे दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के टीथ होते हैं। टीथ कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स। पहला बोलते हैं प्रीमोलर, मोलर, और तीसरा मैं इधर नीचे लिख देता हूं इंसीजर, इंसीजर्स, और चौथा केनायन, केनाइंस। इंसीजर, केनाइंस, मोलर और प्रीमोलर 4 प्रकार के हमारे में दांत पाए जाते हैं। तो हमारा जो ऊपर का जबड़ा आप देखिएगा, इधर डिवाइड कर दीजिए तो आधा, आधा में अरेंजमेंट कैसा होता है? तो अरेंजमेंट होता है 2 1 2 3, अर्थात 2 क्या होंगे? इंसीजर होंगे, 1 क्या होगा? केनाइन होगा, 2 क्या होगा? प्रीमोलर्स होंगे, और 3 क्या होंगे? मोलर्स होंगे। ठीक है, तो जैसा हाफ में अरेंजमेंट होता है उसी तरह कैसा अरेंजमेंट होता है? दूसरे हाफ में होता है 2 1 2 3, अर्थात 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो जैसा ऊपर अरेंजमेंट वैसा नीचे भी अरेंजमेंट होता है। यहाँ भी होगा 2 1 2 3, इधर भी होगा 2 1 2 3। तो हम डेंटल फार्मूला मानव का क्या लिखेंगे? डेंटल फार्मूला किसका? मानव का। क्या लिखेंगे? 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। मैंने बताया एक हाफ का लिख दिए 2 1 2 3, दूसरे हाफ का लिख दिए 2 1 2 3। जैसा ऊपर अरेंजमेंट वैसा नीचे अरेंजमेंट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देख सकते हैं 2 1 3, 2 5 और 3 8, 8 16, 16 दूना 32 दांत। तो हमारे में कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे में 4 प्रकार के दांत होते हैं, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, केनाइन। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और इस तरह से क्या होती है? हमारे दांतों की संरचना होती है, उसकी उपस्थिति होती है। 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 प्रीमोलर। जैसा लेफ्ट वैसा राइट, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। इसी के आधार पर हम क्या बोलते हैं? दंत सूत्र बोलते हैं। और मानव का दंत सूत्र होता है 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, 32 दांत। अब दांतों की भी क्या होती है? प्रकृति होती है। हमारे दांत की विशेष विशेष प्रकार की प्रकृति होती है। सबसे पहला विशेषता हमारे दांतों का क्या है? डायफायोडोंट। डायफायोडोंट मानव के दांत को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या होते हैं? जीवन में 2 बार आते हैं। एक बार आता है मिल्क टीथ और एक बार आता है परमानेंट टीथ। तो ये है परमानेंट टीथ, और जो 6 साल के बच्चों तक आता है उसको बोलते हैं मिल्क टीथ।
तो हमारे जीवन में 2 बार दांतें आती हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डायफायोडोंट कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे दांतों की हेटेरोडोंट। हमारे दांत कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब है हमारे दांत 4 विभिन्न प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इस प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 2 बार आता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डायफायोडोंट कहते हैं। और तीसरा देखिएगा आप, इसको हम बोलते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर ये हमारा मसूड़ा है तो जो दांत होता है जितना ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा वो मसूड़ों के नीचे पाया जाता है, थिक सेगमेंट में पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। तो मनुष्य का जो दांत होते हैं वो उनकी प्रकृति होती है, क्या क्या प्रकृति होती है, तो सबसे पहले डायफायोडोंट, उनकी जीवन में 2 बार आते हैं। उसके बाद हेटेरोडोंट, विभिन्न प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और लास्ट है थीकोडोंट, अर्थात वो जितना जबड़े से ऊपर होते हैं उतना ही जबड़े के अंदर धंसे होते हैं, सॉकेट्स में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं थीकोडोंट। तो ये दांत की क्या होती है, विशेषता है, मानव के दांत की विशेषता है। चलिए फिर वापस चलते हैं उसी जगह पर जहां हम लोग थे। तो ये ईसोफेगस हम लोगों ने देख लिया, इस तरह से ये वेब ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ संकुचन पैदा करेगा और आगे बढ़ेगा। और फिर भोजन कहाँ पहुँच जाता है हमारा, स्टोमक में। अब स्टोमक से कहाँ जाएगा, अब देखिए स्टोमक के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई है। पहला है स्टोमक, जे शेप्ड मस्कुलर सैक। ये मांसल होते हैं और कैसा होता है, जे जैसा, कभी कभी बोलते हैं इन्वर्टेड सी जैसा भी, ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं जे शेप्ड। जे शेप्ड भी है, इन्वर्टेड सी शेप्ड भी बोल सकते हैं। इसमें फोल्डिंग पाई जाती है अंदर में, जिसको रग कहते हैं, RUGAE। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से इसमें फोल्डिंग है, फोल्डेड है। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर को जो पाए जाते हैं इसमें, इसको हम क्या करते हैं, रुगा कहते हैं, RUGAE। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द स्टोमक, रुगा के कारण ही क्या होता है, इनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। क्या फंक्शन है, क्या कार्य है स्टोमक का, उधर का। स्टोमक परफॉर्म्स मैकेनिकल डाइजेशन, ये क्या करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन को प्रमोट करते हैं। किस तरह से करते हैं, बाय चर्निंग द बोलस एंड मिक्सिंग इट विद द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के साथ बोलस को ये मिक्स करा देते हैं। और गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन कौन करता है, तो स्टोमक का जो लाइनिंग है, देख सकते हैं इसका जो दीवार की लाइनिंग है, यही दीवार की जो लाइनिंग है यही प्रोड्यूस करती है क्या, गैस्ट्रिक जूस। और यहाँ पर बोलस गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स कर दिया जाता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहले होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर होता है नमक, फिर होता है कुछ एंजाइम्स, जल और म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, बैक्टीरिया इत्यादि के कुप्रभाव से रक्षा करता है। HCl का क्या काम है, तो HCl ब्रेक डाउन ऑफ फूड, भोजन को तोड़ता है। और तोड़ने के अलावा भी ये क्या करता है, भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आ गए हैं उसको नष्ट करता है। द बोलस इज नाउ कॉल्ड काइम। अब यहाँ पर हम बोलस को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, ठीक है। तो स्टोमक में आया, स्टोमक का जो लाइनिंग है, दीवार है, वो एक जूस का सिक्रेट करती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जल होते हैं और म्यूकस होते हैं। और HCl क्या करता है, भोजन को तोड़ देता है, ठीक है, और जो भोजन के साथ बैक्टीरिया हैं उसको नष्ट करता है। कौन कौन सा एंजाइम्स पाए जाते हैं, हमने देखा HCl का काम तो समझ लिए, एंजाइम्स में पाए जाते हैं। एंजाइम्स सबसे पहले क्या है, ये अम्लीय वातावरण प्रदान करता है। स्टोमक में अगर फूड है तो स्टोमक का वातावरण कैसा है, एसिडिक है, अम्लीय है। अम्लीय वातावरण में बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकता है। दूसरा क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन करते हैं और जो सूक्ष्मजीव आ जाते हैं भोजन के साथ उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट करता है। और इसका जो pH होता है, हमने बोला हाईली एसिडिक होता है, तो इसकी pH कितनी होती है, 2 होती है। म्यूकस प्रिवेंट्स द स्टोमक फ्रॉम डाइजेस्टिंग इटसेल्फ। आप देखेंगे कि ये अगर आपका स्टोमक है तो स्टोमक में क्या होता है, HCl बनता है। और ये HCl कभी कभी क्या होता है, अपने ही
जो स्टोमक है उसकी लाइनिंग को नहीं, दीवालों को ही ना पचाना शुरू कर दे। इससे रक्षा के लिए दीवालों पे क्या होता है, म्यूकस होता है। तो म्यूकस स्वयं पाचन से स्टोमक को बचाता है, सेल्फ डाइजेशन से बचाता है। पेप्सिन इसमें पाए जाते हैं। जो इंजाइम स्टोमक सेक्रेट करता है वो क्या होते हैं, पेप्सिन होते हैं। पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को तोड़ना, भोजन में जो प्रोटीन है उसको तोड़ना, और ये हाइड्रोलाइज कर देते हैं प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में। हमने आपको बताया था कि प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के लंबी श्रृंखला होती है, चेन होती है। तो प्रोटीन को तोड़ दिया किसमें, पॉलीपेप्टाइड में। चूंकि इसका pH 2 होता है, सो द एंजाइम फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड्स स्टॉप्स ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहां पर जब स्टोमक में भोजन आ गया है, तब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो सैलिवरी एमाइलेज था, जो हमारा लार वाला हार्मोन था, लार वाला एंजाइम था, वो स्टोमक में आके, चूंकि इसका pH 2 है, तो वो काम करना बंद कर देंगे, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का फर्दर डाइजेशन यहां स्टॉप हो जाएगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या काम है, काइम मूव्स फ्रॉम द स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या, ये जो स्फिंक्टर लगा है यहाँ पर, वो था इसोफेगियल स्फिंक्टर, कि इसोफेगस में वापस ना चला जाए। यहाँ पर है पाइलोरिक स्फिंक्टर, अर्थात एक बार अगर ये छोटी आंत का ड्यूडेनम में चला गया, बोलस या काइम जो बोलिए, फिर वो वापस स्टोमक में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर भी स्फिंक्टर लगे होते हैं। इट पासेस थ्रू अ मस्कुलर रिंज्ड स्फिंक्टर कॉल्ड द पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टोमक डज नॉट डाइजेस्ट इटसेल्फ। चूंकि जो उदर होता है, हमारा स्टोमक होता है, पेट होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे स्टोमक को ही क्यों नहीं पचाते हैं, इसके पीछे भी एक थ्योरी है कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, किस तरह से रक्षा करते हैं उदर अपने ही HCl से। तो 3 प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, 3 प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बताए गए हैं। फर्स्ट, द स्टोमक ओनली सेक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस अंटिल फूड इज प्रेजेंट। ये जो गैस्ट्रिक जूस स्टोमक सेक्रेट करता है वो तभी सेक्रेट करता है जब भोजन उपस्थित हो, अर्थात जो HCl इत्यादि बनेंगे वो केवल भोजन को पचाने में काम आएगा। ठीक है। दूसरा, सेकेंड, द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस कोट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूसेस। जो हमने अभी भी आपको बताया कि जो स्टोमक होता है, स्टोमक की लाइनिंग में क्या होते हैं, म्यूकस होते हैं, और म्यूकस जो है वो HCl के कुप्रभाव से स्टोमक को बचाता है, उस पर एक लेयरिंग करके, उस पर एक आवरण बना के। और तीसरा है, द थर्ड मैकेनिज्म इज द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन इज सिक्रेटेड इन एन इनएक्टिव प्रोटीन कॉल्ड पेप्सिनोजिन। ठीक है। जो एंजाइम पेप्सिन जो आपने अभी देखा, तो पेप्सिन सबसे पहले इनएक्टिव फॉर्म में उत्सर्जन होता है, इसको बोलते हैं पेप्सिनोजेन। ये इनएक्टिव है। अब इस इनएक्टिव पेप्सिनोजेन पे क्या लगेगा, पेप्सिन लगेगा, HCl लगेगा, और ये HCl इसको बना देगा एक्टिव पेप्सिन। क्या बना देगा, एक्टिव पेप्सिन। और फिर ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन पे काम करेगा, और प्रोटीन पे काम करके प्रोटीन को क्या बना देगा, पॉलीपेप्टाइड बना देगा, पॉलीपेप्टाइड बना देगा। ठीक है। तो इस तीन प्रकार से जो स्टोमक है वो अपनी रक्षा करता है स्वतः पाचन से। अब भोजन कहां चला जाएगा, अब स्टोमक में जो पाचन होना था चला हो गया, अब वो कहां चला जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। छोटी आंत के बारे में देखिए, कह रहा है रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल। जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हैं, सारा का सारा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ संपन्न होता है, छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र का मास्टर ऑर्गन, छोटी आंत को। रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ देयर कंपोनेंट मॉलिक्यूल। यहां पर संपूर्ण पाचन और संपूर्ण अवशोषण भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या, अब मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के पश्चात क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण। हमने आपको बताया था लिपिड्स किससे बने होते हैं, ग्लिसरॉल। तो यहां पर ग्लिसरॉल बन जाएगा कंप्लीट,
और ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। लिपिड फैटी एसिड से भी बने होते हैं और फैटी अम्ल को भी अवशोषित कर लिया जाएगा। और फिर है प्रोटीन कंप्लीट डाइजेशन के बाद क्या बनेगा, अमीनो एसिड्स बनेगा और अमीनो अम्ल को भी अवशोषित कर लिया जाएगा। और लास्ट में है कि जो डीएनए आरएनए न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लिक अम्ल भी यहाँ पर पूर्ण रूप से उनका पाचन हो जाएगा और न्यूक्लिक अम्ल पाचन के पश्चात टूट कर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स का भी क्या हो जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। छोटी आंत के 3 महत्वपूर्ण पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि इसको अरेंज करिए पहले से लास्ट में, तो ध्यान रखिएगा हमेशा। गाना सुने होंगे डीजे वाले बाबू, तो ये डीजे, ड्यूडेनम, जेजेनम, फिर क्या आएगा, इलियम आएगा। तो डीजे याद रखेंगे, डीजे बहुत फेमस है, शादी ब्याह में बजता है डीजे, ठीक है। तो डीजे आई, सबसे पहले ड्यूडेनम, फिर जेजेनम, फिर इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन को इस तरह से उसके पार्ट्स को हम अरेंज करते हैं। तो ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ये जो पीला वाला आप अंदर देख रहे हैं यही है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, देखिए लिखा हुआ है ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ये ड्यूडेनम है सबसे ऊपर वाला पार्ट और यहीं पर से स्टोमक शुरू होता है। उसके बाद ड्यूडेनम के बाद जेजेनम आता है, ये वाला पार्ट, और सबसे लास्ट है इलियम। इलियम फिर जो है वो खुलता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, सीकम। तो लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो ये सीकम में जाकर ओपन होता है। तो सबसे लास्ट पार्ट कौन है, इलियम। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो दोस्तों अब तक हमने जो पढ़ा सो आपने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि जो ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम का क्या काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट पाचन किस तरह से होगा, और उसके बाद हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का रोल क्या है, और कंप्लीट पाचन की प्रक्रिया को हम देखेंगे और शोषण की प्रक्रिया को देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसका फ़ायदा उठाएं।